नमस्कार, मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं हम खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से विकसित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि यह एयरपोर्ट एक मल्टी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के बीच सुगम कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक बंद हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट उद्घाटन समारोह में सुरक्षा के लिए 7,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, तो वहीं 300 सीसीटीवी के जरिए पूरे आयोजन की निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 28 मार्च को करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन करेंगे। ये एयरपोर्ट एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया गया है, जहां सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के बीच सुगम कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। एयरपोर्ट उद्घाटन समारोह के सुरक्षा के लिए 7,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, तो वहीं 300 सीसीटीवी के जरिए पूरे आयोजन की निगरानी की जाएगी। एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के बारे में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुबह 10:30 बजे तक जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचने की सूचना है। इसके बाद वो हेलीपैड से सीधे टर्मिनल बिल्डिंग में आएंगे और निरीक्षण करेंगे। वहीं यूपी सरकार में राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने बताया कि ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। देखिए, अभी तक जो सूचनाएं, प्रधानमंत्री 10:30 बजे जेवर हवाई अड्डे पर लैंड कर जाएंगे। उसके बाद वो हेलीपैड से सीधे टर्मिनल बिल्डिंग में आएंगे। वहाँ किस तरीके से भारतीय संस्कृति की छटा और उत्तर प्रदेश की संस्कृति को दर्शाया गया है, क्या सिक्योरिटीज़ की व्यवस्थाएं, क्या बोर्डिंग पासेस, कैसे यात्रियों को सुविधा मिलेगी, उन सब चीज़ों का निरीक्षण करते हुए फिर वो टर्मिनल पर आ जाएंगे, प्रस्थान वाले पर, और वहाँ से वो कार्गो एयरपोर्ट का जो भी है वो देखेंगे, जो प्रेजेंटेशन लगाई गई है। तो इसमें तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे और उसके बाद 11:30 बजे के करीब, 11:30 से 12 के बीच में वो सीधे रैली स्थल पर आ जाएंगे, जो टर्मिनल के पास ही बनाया हुआ है। समस्त उत्तर प्रदेश वासियों का ये सौभाग्य है कि कल जिला गौतम बुद्ध नगर की पवित्र धरा पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। मात्र गौतम बुद्ध नगर का ही वासी नहीं, आसपास के सीमावर्ती जनपदों के भी बहुत से लोग इस कार्यक्रम में आने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता इस पूरी व्यवस्था में लगे हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कुशल नेतृत्व, और मुझे इस अवसर पर जब कल इसका लोकार्पण होगा तो मुझे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत से पूर्व कार्यक्रमों में एक बात बोली है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने कई जगह कहा है कि जिसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी करते हैं उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर ग्रेटर नोएडा और जेवर समेत आसपास के लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि एयरपोर्ट के निर्माण में क्षेत्र के किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस एयरपोर्ट के बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की नई धाराएं बहेंगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कल 28 मार्च में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें यहाँ के किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और एयरपोर्ट में जो विकास के पंख लगाए हैं वो यहाँ के किसानों ने लगाए हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने से एनसीआर ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में और एनसीआर में विकास की धारा बहेगी और यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। जो कल मोदी जी आ रहे हैं जिस एयरपोर्ट की वो करने, उद्घाटन करने, वो एशिया का सबसे बड़ा हमारा जो एयरपोर्ट है और पूरे विश्व का 4थे नंबर पे है। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है इस पूरे क्षेत्र के लिए, और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ जहाँ एयरपोर्ट विश्व में जहाँ जहाँ बना है उस शहर ने अलग ही विकास किया है। और ये चूंकि ये पूरा क्षेत्र, पूरा वेस्टर्न यूपी के लिए अपने आप में एक नया आयाम साबित होगा। ये हमारे जिले के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरवान्वित महसूस करना है
क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश हमारे प्रदेश के तपस्वी माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में जो एयरपोर्ट आ रहा है ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ के इस एयरपोर्ट के आने से क्षेत्र के किसानों का रोजगार मिलेगा, किसानों के बच्चों को, और इस क्षेत्र का बहुत भला होगा। इंडस्ट्री आएगी और उससे बच्चों को बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में एयरपोर्ट को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS से सुरक्षा जांच की मंजूरी के बाद DGCA से एरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इस लाइसेंस से हवाई अड्डे को विमान संचालन की अनुमति मिल गई है। एरोड्रम लाइसेंस यह प्रमाणित करता है कि हवाई अड्डा सुरक्षा बुनियादी ढांचा और परिचालन मानकों को पूरा करता है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम होकर 30 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 0 हो गए हैं। केंद्र सरकार ने 2022 के एक पूर्व अधिसूचना को रद्द कर दिया है और आयातित विमानन टरबाइन ईंधन पर यानी ATF पर एक्साइज ड्यूटी में राहत प्रदान की है। एक्साइज ड्यूटी कम करने वाले फैसले पर एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि मोदी सरकार का ये फैसला आम जनता के लिए असरदार होगा। हालांकि विपक्ष केंद्र सरकार के इस फैसले से असंतोष दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम होकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 0 हो गई है। इसका उद्देश्य अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में आए उछाल के प्रभाव को सीमित करना है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2022 की एक पूर्व अधिसूचना को रद्द कर दिया है और आयातित विमानन टरबाइन ईंधन यानी कि ATF पर एक्साइज ड्यूटी में राहत प्रदान की है। एक्साइज ड्यूटी कम करने वाले फैसले पर एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है और कहा है कि मोदी सरकार का ये फैसला आम जनता के हित में है। सबसे पहले तो पूरे जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतना विपद काल में जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है, क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने जिंदगी में तकलीफ ना हो इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। नरेंद्र मोदी जी देश के जनता के प्रति समर्पित हैं, यही इसका भाव है। लेकिन दूसरा देखिए, हिमाचल में घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री राहुल गांधी इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने कीमत बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल के। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। मैं समझता हूँ यही बात है। आपने सबने पिक्चर तो देखी है धुरंधर सेकंड, और मोदी जी और एनडीए गवर्नमेंट हमेशा लोगों के साथ है। आज यही वो सीढ़ियाँ हैं ना जहाँ पे आपके सबसे जो रोज माइक पे सरेंडर, भाग गए, भगौड़े, आज सबसे बड़ी राहत जो बाकी देश कहीं पे यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं, कहीं पे स्कूल बंद कर रहे हैं, कहीं रेट बढ़ा रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है इस देश में? डीजल पेट्रोल सब कुछ सस्ता हो रहा है। तब मोदी जी को सबसे अलग बनाता है। पेट्रोल डीजल में एक्साइज में कटौती की गई है और उपभोक्ताओं को राहत दिया गया है। उसके लिए मैं सरकार को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, ताकि लोग को भार नहीं पड़े। जो क्राइसिस तो है ना, पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस हो गया है ना पेट्रोलियम पदार्थ का, उससे निपटने के लिए सरकार का यह पहल सराहनीय है और स्वागत योग्य है। हालांकि एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद भी विपक्षी दलों के नेताओं को संतोष नहीं हुआ। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे चुनाव की वजह से लिया गया फैसला करार दिया है।
विपक्ष का कहना है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला तो लिया है, लेकिन आसानी से तेल मिल कहां रहा है। विपक्ष ने ये भी आशंका जताई है कि चुनाव के बाद सरकार दामों को दोगुना कर सकती है। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से तेल का दाम बढ़ रहे हैं और उसके किसी तरीके से जनता को कुशन करना ज़रूरी है, पर ये मुझे ज़्यादा चुनावी कारणों की वजह से लग रहा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा पहले हफ्ते में ही जैसे ही ईरान और इसराइल का युद्ध शुरू हुआ, वहीं पे उन्होंने दाम बढ़ा दिए थे एलपीजी गैस सिलेंडर के, कमर्शियल के भी और डोमेस्टिक के भी। और अब आकर उनको लग रहा होगा कि अब इलेक्शंस में उसकी वजह से नुकसान हो सकता है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है। बस यही अपेक्षा है कि एक तो ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, पर अगर नहीं खत्म होता और ये 29 तारीख तक इलेक्शन के बाद ऐसा ना हो कि हम पे और दुगने चार्जेस लगा दिए जाए। पर देखिए, कटौती की तो लेकिन अभी बहुत आसानी से उपलब्ध तो हो नहीं पा रहा है। देश में हाहाकार मचा हुआ है, एलपीजी हो चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, लंबी लंबी कतार में लोग खड़े हैं उसके लिए, तो कहीं दिख नहीं रहा है। आसानी से अगर उपलब्ध होता तो शायद कहीं लोगों को, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इतनी ज़्यादा पेट्रोल और डीजल सबके एलपीजी के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, आम आदमी की पहुँच से दूर है, तो इसका कोई फायदा दिखता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। ऐसा कोई डकैती करे ना, और डकैती करने के बाद उसमें से एक दो सिक्के निकाल के फेंक दे, कुछ यही सरकार, मोदी सरकार कर रही है। जब कांग्रेस सरकार गई तो 9 रुपए 48 पैसा थी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर, और आज कितनी है? 32.98 यानी 33, यानी 4 गुना बढ़ा दिया। डीजल 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी, आज है 31, यानी लगभग 10 गुना। और कमाया कितना है इस बीच में आपने? कांग्रेस सरकार जब से गई 28 लाख करोड़, और आज अच्छत निकाल के फेंक रहे हैं, एक दो बूंदे निकाल के फेंक रहे हैं। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी जो है बहुत पहले कम होनी चाहिए थी। आपने स्पेशल सेस के नाम पे राज्यों को भी उसके अंदर कोई हिस्सा नहीं मिलता, और वो सारी आपने ड्यूटी जो है अलग स्पेशल सेस लगा दिया, और जो कच्चे तेल के दाम कम हुए उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाया। तो आज भी अगर हम देखें तो मोटा मोटी लगभग आधा जो है, मान लो 50 रुपए पेट्रोल पड़ रहा है तो 50 रुपए उस पर टैक्स है, तो इसकी राहत जो है जनता को मिलनी चाहिए थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। सरकार ने नागरिकों से अपील की कि वे जानबूझकर चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण और सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान से गुमराह न हो, जिसका उद्देश्य अनावश्यक दहशत फैलाना है। भारत के पास पेट्रोलियम का कुल 74 दिनों का भंडार है और वर्तमान में लगभग 60 दिनों का वास्तविक स्टॉक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने आपको उन भारतीय जहाजों के बारे में जानकारी दी है जो अब तक हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। आपको बता दें कि हमें 4 जहाज थे जो एलपीजी से भरे हुए थे, वो भारत पहुंच चुके हैं और कुछ दिन में पहले की तरह उन्हें सुरक्षित रूप से हॉर्मुज को पार किया था। आपको बता दें कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करते हेतु हम संबंधित सभी देशों के संपर्क में बने हुए हैं। We have kept you informed of the ships, the Indian ships which have so far crossed the Strait of Hormuz. We've had 4 ships. They were laden with LPG. They have arrived in India. They safely crossed the Strait of Hormuz few days back. We continue to be in touch with all concerned countries for the safe transit of our ships to meet our energy requirements. As far as there are several questions as to from where we are buying our energy requirements. On that, you are well aware of a broad approach to sourcing our energy needs. It is based on our imperative to secure the needs of our people, 1.4 billion people. 2, what are the dynamics in the market? And 3, what is the global situation all? So these 3 issues or conditions
are vital for us to take our decisions in regard to sourcing, and it continues to. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सियासी पैंतरा चलाया है। बीजेपी ने कोलकाता के आरजी पर केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची में रत्ना देवनाथ को पानीहाटी से टिकट दिलाया। आपको बता दें कि एनडीए ने बंगाल चुनाव को महिलाओं के सम्मान की लड़ाई बताया और कहा है कि पार्टी ने अव्या की मां को विधानसभा पहुंचने की राह दिखाई है ताकि बंगाल की सबसे बड़ी पंचायत में पीड़िता की आवाज गूंजे और उसे न्याय मिल सके। वहीं विपक्षी दलों ने बीजेपी पर रेप पीड़िता के घावों का राजनीतिक लाभ लेने के आरोप लगाए हैं और कहा कि उनके सारे प्रोपेगेंडा बंगाल चुनाव में फेल होंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सियासी पैंतरा चल दिया। बीजेपी ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल रेप केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची में रत्ना देवनाथ को पानीहाटी से टिकट दिया है। এটাও একটা জয়, এটা পানিহাটিবাসীর জন্য জয়। আমি জিতব না, আমি পানিহাটির মানুষ জিতবে। পানিহাটির মানুষ যেমন প্রতিবাদ করতেই ভুলে গেছে, সেই প্রতিবাদ করে তাদের যে আর পাওনা, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানুষের মৌলিক অধিকার, এগুলো সরকার কেড়ে নিয়েছে। এগুলো নারী সুরক্ষা, নারী নিরাপত্তা, তেমন প্রত্যেকটা ঘটনা ঘটলে আমাদের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেন এটা মেয়েরা রাতে বাইরে বেরোবে কেন। আমি এগুলো থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য মায়েরা মেয়েরা তাদের হয়ে बोलते चाहिए। जो जिसको कैंडिडेट बनाया गया वो पानिहाटी वासी का कैंडिडेट है और पानिहाटी से जितना वोटर है उसका प्रतिनिधि होकर अगले चुनाव में जीतेंगे और पानिहाटी वासी जीतेंगे। कुछ नहीं लड़ाई होगा, पानिहाटी जो वोटर है उसको हमको समझाना पड़ेगा ये हम आपका प्रतिनिधि है। जितना आदमी जितना पानिहाटी का वोटर है सबका प्रतिनिधि होकर हम लोग विधानसभा में जाएगा और पानिहाटी वासी का जो प्रॉब्लम है उसको उठाएंगे और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एनडीए ने बंगाल के चुनाव को महिलाओं के सम्मान की लड़ाई करार दिया और कहा कि पार्टी ने अभया की मां को विधानसभा पहुंचने की राह दिखाई है ताकि बंगाल की सबसे बड़ी पंचायत में पीड़िता की आवाज गूंजे और उसे न्याय मिल सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। और आप सही कह रहे हैं, ये टिकट देना आरजी कार की पीड़िता को ये एक इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए हमेशा से उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए खड़ी रहती है। देखिए, उन्होंने पार्टी के पास लेटर दिया था, एप्लीकेशन दिया था कि मैं पार्टी का कैंडिडेट होना चाहता हूँ। पार्टी ने तय किया है, बीजेपी ने तय किया है। अब इनसे और उनको टिकट दिया है तो वो बीजेपी के टिकट से लड़ेगी। कुछ लोगों को इससे मिर्ची लग रही है, जिनको मिर्ची लग रही है वो पानी पिए, और हम पानी पिला पिला के हराएंगे। चिंता मत करिए इस बार। ममता की निर्ममता वाली टीएमसी की बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता निर्भया बेटी के साथ अन्याय किया था। दोषियों को बचाने के लिए हर संभव सरकारी प्रयास ममता की सरकार ने किया था और मामले को दबाने का हर हथकंडा अपनाया था। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पीड़िता की आवाज बंगाल की सबसे बड़ी पंचायत में गूंज सके और उसे न्याय मिल सके, उस निर्भया बेटी की मां को बंगाल की विधानसभा में पहुंचाने का रास्ता दिखाया है। वहीं विपक्षी दलों ने बीजेपी पर रेप पीड़िता के घावों का राजनीतिक लाभ लेने के आरोप लगाए और कहा कि उसके सारे प्रोपेगेंडा बंगाल चुनाव में फेल होंगे। देखिए, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, चुनाव लड़ने का सभी का स्वागत होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धर्म का धंधा करती है, हिंदू मुसलमान का धंधा करती है, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज करके सांप्रदायिकता का धंधा करती है, उसी तरीके से
रेप विक्टिम के घावों का भी क्या भारतीय जनता पार्टी लाभ लेना चाहती है? बीजेपी चाहे जितना तिकड़म करे, चाहे जितना जालसाजी करे, चाहे जितना प्रोपोगंडा करे, उसका कोई असर नहीं रहेगा। ममता जी को पूरी तरह से वहाँ के देवतुल्य जनता का और देवतुल्य मतदाताओं का भरपूर समर्थन प्राप्त है। अगस्त 2024 में आरजीकर अस्पताल में हुई दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 1.5 साल से ज्यादा समय से पीड़िता की मां न्याय के लिए लड़ रही हैं। अब उन्होंने राजनीति में कदम रखते हुए इस लड़ाई को नई दिशा देने का फैसला किया है। बीजेपी ने उन्हें चुनावी रण में उतार कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि बंगाल में महिला सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा कितना असर डालता है। दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें, इस मौके पर फिल्म मेकर निखिल अडवाणी ने कहा कि मुझे लगता है कि इस देश में फिल्म फेस्टिवल जितने बड़े होंगे उतना ही बेहतर होगा। मेरा मानना है कि फिल्में और सिनेमा का माध्यम युवाओं को बेहतरीन कहानियों को बताने, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत को समझाने का एक शानदार जरिया है। That are there in the mind. मेरे हिसाब से जितने फिल्म फेस्टिवल्स बढ़ेंगे सारे शहर में इस कंट्री के, उतना बेटर होगा। आई थिंक फिल्म्स एंड द मीडियम ऑफ सिनेमा इज अ इनक्रेडिबल वे ऑफ टेलिंग ग्रेट स्टोरीज ऑफ the youngsters understanding our culture, our heritage, our also the stories that are there in the minds of incredible filmmakers. This country has incredible filmmakers. So I applaud Vani Tripathi ji, Rekha Gupta ji for doing this festival. I think that it should be there in all the cities of this country. I mean, it's wonderful. There was a great audience inside and I had a lovely time. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।